नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खेती किसानी की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसे कृषि के बिंदुओं पर हम बातचीत करें जिसके माध्यम से कृषि के धंधे को लाभ के धंधे में आखिर कैसे परिवर्तित किया जाता है। और आपको बता दें कि आज हम कपास को लेकर बातचीत करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सतीश परसाई जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं आप। प्रमुख कपास अनुसंधान परियोजना खंडवा कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हैं। आपको बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस मंच पर। नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको बता दूं कि सफ़ेद सोना जिसको हम कपास कहते हैं और कपास में सामयिक कार्य आखिर क्या क्या होते हैं, इनको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, यदि हम बात करते हैं हाँ कपास जी, की, बोलिए। तो कपास कब बोई जाती है? सही वक्त कपास के बोने का क्या रहता है? हाँ, कपास की बोनी जो आज के समय में यदि हम देखें तो किसान 15 मई के आसपास शुरू कर देता है। विशेषकर वो किसान 15 मई को लगा लेते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन है। लेकिन जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं, उन्हें मानसून की वर्षा आने तक रुकना पड़ता है। और जब जून के अंत में या जुलाई के प्रारंभ में जब अनुकूल परिस्थितियां बनती है, मानसून सक्रिय हो जाता है, उसके बाद ही वो कपास लगाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अक्षय तृतीया से हमारे यहाँ मुहूर्त हो जाता है बोने की शुरुआत, और वो जुलाई के पहले हफ्ते तक चलती है जी कपास में बोनी। जी। जी हाँ। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं भूमि की, तो सबसे बड़ा प्रमुख तत्व ये हाँ देखा गया है कि आखिर भूमि की तैयारी कैसी होनी चाहिए। हाँ, भूमि की तैयारी जो है, प्रायः हम किसान से अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक बार गहरी जुताई करे, फिर हल चला करके, सामान्य हल चला करके 3 बार, और फिर पाटा चला करके खेत को समतल कर दे। इस प्रकार से किसान अपने खेत को तैयार कर सकता है। बिल्कुल सर। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं रोगों की या कीट की हम बात कर लें, हाँ तो जी। देखा गया है कि किसान भाइयों के सामने बड़ी समस्या होती है कि आखिर फसल को कैसे रोग से बचाया जा सके, कीट से हाँ बचाया जा सके। हाँ, रोगों की समस्या के लिए हमारे किसान सौभाग्यशाली हैं कि सामान्य रूप से कपास की फसल में रोगों की समस्या उतनी नहीं आती है, लेकिन कीटों की समस्या बहुतायत में आती है। और इनमें प्रमुख जो हैं वो रस चूसने वाले कीड़े हैं। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों से एक गुलाबी डेंडू छेदक या गुलाबी इल्ली, पिंक बॉलवर्म जिसको कहते हैं, ये कीड़ा भी हमारे कपास में बहुत हाहाकार मचा रहा है। और पिछले 2 वर्ष तो ये स्थिति रही कि मध्य प्रदेश में कपास की फसल में सर्वाधिक क्षति हुई। जो अन्य 8 राज्यों में लगाते हैं उन्हें मिला करके हमारा राज्य है 9वां, तो सबसे ज़्यादा क्षति औसत 55% के लगभग, यानी आधा उत्पादन केवल इस कीड़े ने चट कर दिया। तो कीड़ों के संबंध में हालांकि विस्तार से अपन और बाद में चर्चा करेंगे। अभी बाकी जो चीज़ें छूट रही हैं उनको हम पहले ले लेते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा कीट प्रबंधन की तो आपने यहाँ पर बात करी है, लेकिन यदि हम बात कर लें बीजों की, तो आखिर बेहतर बीज कैसे हासिल किया जा हाँ, सकता है? बेहतर बीज, वैसे यदि हम 2002 के पहले की बात करें तो सामान्य रूप से परंपरागत किस्में लगाई जाती थी, देशी या संकर। लेकिन 2002 में बीटी कपास के आने के बाद शनय शनय इसके क्षेत्र में वृद्धि हुई। कोई नई तकनीक आती है तो निश्चित रूप से किसान उसे एकदम नहीं अपनाता है। जब बीटी तकनीक के फ़ायदे उसे दिखाई दिए तो किसानों ने बीटी कपास को अपना लिया। आज ये स्थिति है कि जो हमारा 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास लगता है, उसका 95% से अधिक क्षेत्र केवल बीटी कपास से आच्छादित रहता है। इसकी कुछ ठोस कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि बीटी कपास में इल्लियों का प्रकोप नहीं होता है। 3 प्रकार की जो डेंडू छेदक इल्लियाँ आती हैं, हरी इल्ली, चितकबरी इल्ली और गुलाबी इल्ली, ये नहीं आती हैं। इसमें पौधे में आनुवंशिक परिवर्तन किए गए हैं, जीन डाला गया है, जिसके कारण पौधे में ये शक्ति आ गई है कि उसमें जो है कीट नहीं लगते।
जी। और इस कारण हम देखते हैं कि कपास में जहाँ पहले देश का आधा कीटनाशक अकेला कपास में खर्च होता था, 15 से लेके 18 बार तक हमारा किसान कपास लगाता था, उसकी काफ़ी बचत हो रही है। अब 3-4 बार दवा डाल करके ही वो अच्छा उत्पादन ले रहा है। इससे पर्यावरण का हित हुआ है। कीटियों व्याधियों में जो प्रतिरोधक क्षमता आती थी वो जो है वो नहीं पहुंच रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, कपास की फसल में जब हम ज़्यादा विष उपयोग करते थे तो वो विष किसी न किसी प्रकार हमारे पालतू पशुओं में कपास की खल्ली बनती है, तेल निकलता है, तो उसके माध्यम से हमारे पालतू पशुओं में भी ये कीटनाशक के अवशेष पहुंचते थे। तो ये फ़ायदा हुआ है और मित्र कीड़ों को संरक्षण संवर्धन करने में मदद मिली है बीटी कपास के आगमन जी। की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीटी कपास अभी तक हमारे किसानों के लिए वरदान एक रहा, एक बहुत अच्छा अस्त्र है उनके उसमें, जी। है ना। बिल्कुल, लेकिन सर इसके अलावा ये भी इसके समझना अलावा चाहेंगे। बीटी कपास के एक दो फायदे और हैं। इसमें 2 चुनाई से ही पर्याप्त उत्पादन मिल जाता है। यानी 2 चुनाई की कपास की ले ली हमने बीटी की तो वो पर्याप्त उत्पादन हो जाता है। और इसके कारण के किसानों के पास संभावना बन गई है कि वे अक्टूबर नवंबर में अपना कपास समाप्त करके और रबी में चना या गेहूं की फसल ले लें। शायद यही कारण है कि हमारे किसान उस तरफ अग्रसर हुए हैं जहां सिंचाई है, तो वो 15 मई के आसपास कपास लगा रहे हैं। और इससे जो है आपका हमारी दूसरी फसल जो है समय पर लेना वो साध लेते हैं। अक्टूबर में वो दूसरी फसल आपकी ले लेते। पुराना जब हम कपास परंपरागत लेते थे तो किसानों की मजबूरी थी कि उसको मार्च तक खेत में बनाए रखना है, तभी उत्पादन बिल्कुल मिलता था। बिल्कुल। लेकिन और सर इसके एक अलावा फायदा यदि हम बीटी बात कर कपास लेते का हैं ये किसानों भी है की, कि तो ये उत्पादन भी अधिक देती है। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम किसानों की बात करें तो कोशिश हमारी ये रहती है कि नई नई जानकारियां किसानों तक पहुंचाएं। और इस दौरान यदि रिफ्यूजिंग टेक्निक की मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय में आप हाँ बिल्कुल, रिफ्यूजी टेक्निक जो है शायद एक यही सबसे बड़ा कारण रहा है। रिफ्यूजिया यानी नॉन बीटी कपास का बीज, जी, जिसको हम अपेक्षा किसान से ये करते थे कि आसपास लगाए खेतों के चारों तरफ बागड़ के रूप में, और ये बॉर्डर क्रॉप जो है वो 20% आना चाहिए कम से कम। तो ये पहले बीटी कपास के पैकेट के साथ एक छोटा पैकेट मिलता था जो नॉन बीटी का रहता था। लेकिन किसानों ने, हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक इस तकनीक को नहीं अपनाया है, जबकि पहले दिन जब 2002 में बीटी कपास आया था तब से किसानों से ये जो शासकीय अमला है, मैदानी अमला है, वैज्ञानिक हैं और जो प्राइवेट सेक्टर जिनकी तरफ से बीटी आया है, वो प्रारंभ से समझाइश देते गए हैं। पत्रक में भी उल्लेख है कि उसे आवश्यक रूप से लगा। लेकिन ये स्थिति है कि पूरे भारतवर्ष में किसानों ने इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया। इसके कारण जो गुलाबी इल्ली जैसी समस्या आई है, गुलाबी इल्ली में प्रतिरोधकता विकसित हुई और वो फिर एक समस्या बन करके उभरी। तो क्या ये माना जाए ये सर जो कि रिफ्यूजी लगाना की बात है, रिफ्यूजी लगाने की बात है, ये एक कहावत है, जियो और जीने दो। उस कहावत पर ये हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यानी आसपास जो नॉन बीटी का हम लगा रहे हैं उसमें हमें, यानी प्रकृति में उस कीड़े को भी तो पूरा अधिकार दिया है कि वो पोषण प्राप्त करे, तो उसके लिए वो लगाई जाती, वो व्यवस्था बनाई जाती है कि उसको फलने बढ़ने का मौका दिया। अब गुलाबी इल्ली के साथ ये हुआ कि फसल लगा दी पूरी बीटी, 100% बीटी, डंक मारती रही। एक दिन ऐसी इल्ली उत्पन्न हो गई 15-17 साल बाद, जिसने वो पौधे को पचा लिया जी। और एक से फिर जितने पंखी पैदा हुई और फिर अंडे 500-600 दिए तो 500-600 हो गई। तो ये प्रगुणन करते करते आज करोड़ों की संख्या इसकी हो गई। लेकिन सर आज के दौर में हम बात करें तो किसान भाई आखिर क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? नहीं, इस स्थिति में देखिए, अब कोई तकनीक आई है, किसान उसको अपना नहीं रहा, तो निश्चित रूप से विज्ञान अपना काम करता रहता है। विज्ञान ने जब किसान ने कपास लगाना नहीं माना तो अरहर रखने की कोशिश की, लेकिन अरहर भी नहीं अपनाए। तो आज वैज्ञानिकों ने
रिफ्यूजिया इन बैग, यानी जो नॉन बीटी का बीज है वो उसमें मिला दिया पैकेट में, और किसान को ये समझ में नहीं आ रहा, वो हूबहू दोनों एक से मिलते जुलते। पहले तो क्या था, वो बीज रहता था बीटी का, वो लाल रंग का रहता था, और ये बीज रहता था काले रंग का जी। तो अलग पहचान आती थी, अलग पैकेट में रहता था। अब वो बैग में मिल गया है और सबका रंग एक सा है, तो वो मतलब उस कारण ये पहचान ही संभव नहीं, उसी की मजबूरी है, वो लगा नहीं। लेकिन सर इसे ये कहा जा सकता है कि जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है, शासन प्रशासन के द्वारा कोशिश तो जागरूकता तमाम की वो जाती तो है। कहीं ना कहीं कमी है। एक असल में इसकी कमी के लिए मैं जिम्मेदार किसानों को ज़्यादा मानता हूँ। क्यों किसानों को ज़्यादा मानता हूँ? क्योंकि किसान जो है वो ना मैदानी कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्तर पर उनका कृषि विस्तार करता है, ना उसकी बात सुनता है, ना कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात सुनता है। वो जाता है सीधा विक्रेता के पास जी। और विक्रेता अपना फ़ायदा देखता है, और वो फायदे के कारण वो कह देता कि नहीं तुम तो ये नॉन बीटी नहीं लगा, और ये वो, क्योंकि वो ज़्यादा बीज उठेगा ना उसका। जी। क्योंकि 20% जो अतिरिक्त बिल्कुल बीज था सर, वो इसके नहीं अलावा लगा। यदि हम बात करते हैं एक बार फिर खेती की हम बात करें तो इस वक्त जब कपास लग चुका है, एक लंबा जी वक्त हाँ, बीत हाँ गया, बिल्कुल, अब एक किसान महीने भाई का क्या करें? हो गया, एक महीने से ज़्यादा। जी। वैसे कपास में चूँकि बीटी और कपास जो है वो एक लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें पोषण की निरंतर आवश्यकता है। हम जहाँ तक बीटी कपास का पोषण का प्रश्न है, हम 150 किलो नत्रजन, 75 किलो स्फुर और 40 किलो पोटाश इसमें अनुशंसित है। और ये मात्रा जो है इसमें हम पहली बार जो है 15% नत्रजन तत्व जी। और जो बचा आपका 50% स्फुर और पोटाश ये देते हैं, है ना। जी। अब स्फुर और पोटाश यानी पहले आधार खाद के रूप, इसके बाद में जो बाद की मात्राएं हैं वो आपका मतलब 30% और आती हैं इसकी बची हुई, और नहीं 15 जी। 3 बार आती है, तो ये आती है नत्रजन की। और स्फुर पोटाश जो है दूसरे महीने में, पहले महीने में नहीं दिया जाता, दूसरे महीने में इसकी 50% शेष मात्रा दे दी जाती है। अब ये जो मात्रा है वो शुरू की खाद तो हम आधार खाद के रूप में बीज के नीचे देते हैं, लेकिन बाद की खाद जो हम देने की अनुशंसा करते हैं वो सामान्य रूप से हम अनुशंसा करते हैं कि एक जो श्रमिक है वो आपका गैंती लेकर के चलता जाए और पौधे के बगल में छेद करे थोड़ा सा। बिल्कुल सर, आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं सर कि किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे। बातचीत का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यदि आज हम बात कर रहे हैं कपास की, जिससे कि सफेद सोना भी कहा जाता है। एक बार फिर आपका सर बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। धन्यवाद। और इसके पहले आप खाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी हाँ जी। बीजोपचार की यदि मैं बात कर लूँ तो बीजोपचार का कितना महत्व आप देखते हैं? हाँ, बीजोपचार का बहुत महत्व है। बीजोपचार हम करते हैं मुख्य रूप से रोगों के लिए, फफूंद जनित रोग, जिससे लंबी अवधि तक हमारी फसल को सुरक्षा मिलती है। और सामान्य रूप से जो है अब कपास की फसल में बीजोपचार के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध है जी। और ये कीटनाशक कपास की फसल को रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, हरा मच्छर है, सफ़ेद मक्खी है, माहो है, तेला है, इनसे लगभग 8 सप्ताह तक सुरक्षा देता है, 8 से 10 सप्ताह तक। तो ये भी उपलब्ध है। हालांकि अब बीटी कपास का बीज तो इन कीटनाशकों से उपचारित आता है, लेकिन नॉन बीटी खरगोन के क्षेत्र या झाबू अलीराजपुर के क्षेत्र। चलिए सर, ये तो तमाम बिंदुओं पर जी हाँ। आपने पहले भी प्रकाश डाला, लेकिन एक बार फिर हम खाद की बात करना चाहेंगे, जी। क्योंकि किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी ये समस्या रहती है कि आखिर फसल यदि हमें अच्छी चाहिए तो खाद भी अच्छा चाहिए। तो खाद के लिए मैं जैसा बता रहा था कि बाद का खाद वो सब्बल से गड्ढा खोद करके देगा हर पौधे के बीज पीछे। तो उससे क्या होगा, कपास की संपूर्ण मात्रा, अधिकतम मात्रा पौधे को मिलेगी, क्योंकि पौधे की जड़ें गहरी हैं। और यदि ऊपर के ऊपर बिखेर दिया तो अधिकतम मात्रा उसकी व्यर्थ जाएगी, मिल नहीं पाएगी। तो ये एक खाद देने के समय में विशेष रूप से सावधानी रखना। सर, जमीनी स्तर की यदि मैं बात कर लूँ तो कृषि वैज्ञानिक हैं, कई किसानों से आपकी मुलाकात होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल होती है। सबसे ज़्यादा किसानों के मन में आखिर क्या सवाल रहता है कि कैसे हम अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहता है ना, ये रहता है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बेहतर कैसे, अब गुलाबी इल्ली के लिए भी जैसे अब बहुत ज़्यादा उनमें जिज्ञासा आ गई जी, क्योंकि गुलाबी इल्ली उनके लिए बड़ी समस्या बन गई। तो पिछले साल मैंने कई किसानों से किया ये परियोजना भी, इसके लिए मेरे पास एक 15 लाख रुपए की अलग से परियोजना है ढाक, जो गुलाबी इल्ली के लिए ही किसानों को प्रेरित कर रही है। और हम फेरोमोन ट्रैप जो लगवाएं जिन किसानों के यहाँ, तो जैसे ही मान लीजिए उसने 20 लगा रखें, तो हर में ज़रूरी नहीं है कि वो 8 आए, किसी में 5 भी आ रही हैं, किसी में 7 भी आ रही है। लेकिन औसत 3 दिन तक यदि हम देखें, जहाँ 15 आ रही है, 11 आ रही है, तो औसत हो गया उसका 160 से ज़्यादा आई जी। तो 3 रात तक लगातार आई, तब हमें कीटनाशक का छिड़काव कर। और सामान्य रूप से हमारा अनुभव क्या रहा है कि किसान एकदम तेज विषैले कीटनाशक जो ज़्यादा महंगे होते हैं उनका उपयोग करता है। तो वो ना करे, शुरू में केवल कम विषैले कीटनाशक जैसे थाइडियोकार्ब है या प्रोफेनोफास है या क्विनलफास है या क्लोरोपायरिफास, इनका उपयोग करें। बाद में जब नवंबर में कीट प्रकोप अधिक है, अधिकतम घेटे लगे हैं, तब तेज विषैले और महंगे कीटनाशक जैसे लैम्डा साइलोथ्रेन है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, स्पिनोसेड है, इंडक्साकार्ब है या आपका क्लोरांट्रिनिपाल है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए सर, दवाओं के लिए एक चीज और मैं बता देता हूं अंत में कि दवाएं अनुशंसित मात्रा में ही उपयोग करें, कम या अधिक ना डालें, दवाएं बदल बदल करके डालें और दवाओं का मेल मिलाप यथासंभव ना करें। जो हमारा अनुभव रहा है कि दवाएं मिला लेते हैं 2-3 तरह की, तो वो ना मिलाएं। यदि बहुत आवश्यक है तो बाजार में आजकल रेडी मिक्स इंसेक्टिसाइड आ गए कीटनाशक, तो उनका उपयोग करें। चलिए सर, सिलसिलेवार तरीके से आपने तमाम जानकारियां यहाँ रखी और हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इन तमाम जानकारियों का उपयोग आप कर सकते हैं और आपकी जो कृषि का क्षेत्र है, जो कपास की खेती है, इससे आखिर सफ़ेद सोने के रूप में कैसे तब्दील करेंगे। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।
तो किसान भाइयों, यही उम्मीद की जा रही है कि लगातार तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं और उन जानकारियों का आप उपयोग भी करते हैं और आखिर कृषि के धंधे को लाभ के धंधे में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इन तमाम जानकारियों के माध्यम से। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, कृषि दर्शन के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में अब नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। ICAR ने खरीफ मौसम हेतु कृषि परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में किसानों की मेहनत को सराहा। खरीफ के मौसम में सब्जी की खेती लाभदायक। पशुओं में गिल्टी रोग ऐसे करें बचाव। खराब मौसम में लाभ देने वाले बीजों से खेती। और अब खबरें विस्तार से। ICAR ने खरीफ मौसम हेतु कृषि परामर्श जारी किया। खरीफ फसलों की बुआई से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खरीफ मौसम के किसानों के लिए कृषि परामर्श तैयार किया है। इस परामर्श में कृषि उत्पादन और आय बढ़ाने के सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को शामिल किया गया है। ICAR ने 400 पृष्ठीय परामर्श कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर कोविड-19 की दूसरी लहर के असर से निपटने के लिए किसानों की मदद के वास्ते जारी किया है, जिसमें प्रमुख फसलों, पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन को शामिल करते हुए 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है। परामर्श दस्तावेज में कहा गया है कि 2021-22 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अलग अलग तरीके से एक बार फिर देश के सामने गंभीर समस्या पैदा हो रही है। इसका कृषि उत्पादन और साथ ही राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। परामर्श में अन्य सुझावों के साथ इस बात पर भी उल्लेख किया गया है कि श्रम की कमी से निपटने और समय पर सस्ती कीमतों के साथ जरूरी चीज़ों की उपलब्धता के लिए किसानों को खेती में खास तौर पर जैविक खाद जैसी जरूरी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। संसाधनों के इस्तेमाल की प्रभावशीलता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके अपनाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में किसानों की मेहनत को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की गई। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा, हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा, लेकिन कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि प्रगति भी की है। इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिस वजह से इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज़्यादा भाव मिला है। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। वर्तमान के इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। खरीफ के मौसम में सब्जी की खेती लाभदायक। खरीफ का मौसम में वर्षाकालीन बैंगन की खेती से भी किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वर्षाकालीन बैंगन की खेती के लिए जून के पहले सप्ताह में नर्सरी तैयार की जाती है। इसके लिए 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करें। 1 हेक्टेयर में बैंगन लगाने के लिए लगभग 25 से 30 क्यारियां तैयार की जाती हैं। बीज की बुआई से पहले हर क्यारी में 300 ग्राम NPK और 15 से 20 किलोग्राम गोबर खाद डालना चाहिए। 30 से 35 दिनों बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर बड़े और 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों की रोपाई की जाती है। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में ये रोपाई की जाती है। पौधों की रोपाई के दौरान पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। प्रति एकड़ तकरीबन 7,000 पौधों की रोपाई की जाती है। 1 एकड़ से 120 क्विंटल तक उत्पादन हो जाता है। बैंगन की प्रमुख उन्नत प्रजातियां पूसा, परलर पूसा, अनमोल पूसा, पर्पल ग्राउंड पूसा और हाइब्रिड 6 प्रमुख हैं। पशुओं में गिल्टी रोग ऐसे करें बचाव।
ज्यादातर गाय, भैंस, बकरी और घोड़ों में होने वाला रोग गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स जिसे जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। गिल्टी रोग का जीवाणु बहुत तेजी से फैलता है और ये लंबे समय तक जीवित रहता है। इस रोग से ग्रस्त पशु के लार, मल, दुग्ध व अन्य स्राव में मौजूद जीवाणु का संक्रमण दूसरे पशुओं में चला जाता है। अगर पशुपालक पहले से ही कुछ बातों को ध्यान रखें तो काफी हद तक पशुओं को बचाया भी जा सकता है। ये बीमारी चूंकि एक बैक्टीरिया से फैलती है, इससे पीड़ित पशु सुस्त हो जाता है। बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है, पेट काफी फूल जाता है, नाक और मलद्वार से खून बहने लगता है। पशुओं में इस तरह के कुछ खास लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपचार कराना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को रोग निरोधक टीका जरूर लगवाना चाहिए। टीका लगाने से पशु को 1 वर्ष ये रोग नहीं होता है। अगर पास के गांव में कोई पशु को ये रोग हुआ है तो पशुपालक आवागमन बंद कर दें। अगर इस बीमारी से ग्रस्त पशु की मौत हो जाए तो बिना पोस्टमार्टम किए 5-6 फीट गहराई में चूने के साथ दफन कर देना चाहिए। लक्षण दिखने पर पास के पशु चिकित्सक को संपर्क करें। खराब मौसम में लाभ देने वाले बीजों से खेती। 15-20 दिन पानी में डूबने या सूखे की चपेट में आने पर भी बीज नहीं होंगे खराब। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। फसलों पर खराब मौसम की मार से परेशान किसानों के लिए ये बीज बहुत ही लाभदायक होते हैं। देश में अब ऐसी भी खेती शुरू हो गई है जिस पर मौसम की मार का कोई असर नहीं होता और फसल की पैदावार भी ज़्यादा अधिक हो रही है। इसके लिए ऐसे बीज तैयार किए गए हैं जो विषम परिस्थितियों में भी पूरी पैदावार देंगे। धान की 13 प्रजाति के ऐसे बीज तैयार किए गए हैं जो पानी में 20-20 दिनों तक पानी में डूबे रहने के बाद भी नष्ट नहीं होंगे। इसी तरह सूखे पर भी सामान्य पैदावार करने वाले 15 बीज इजाद किए गए हैं। इसके अलावा मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, अलसी, चना, मसूर, ग्वारफली, गन्ना समेत कई फसलों के बीज तैयार किए गए हैं जिन्हें बाढ़, सूखे के अलावा बीमारी या कीटाणु की चपेट में आने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद ने इस तरह की खेती करने की शुरुआत 3 साल पहले कर दी थी। किसान विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्लान के अनुसार खेती कराने का काम शुरू किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 497 बीज तैयार किए हैं। और आज के समाचारों में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।